नमस्कार। कार्यक्रम खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जगत की हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरें लेकर आज फिर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में बात होगी विश्व भर में सुर्खियां बटोर रही राजनीतिक गहमा-गहमी की, कूटनीतिक दांवपेच की और सामाजिक उथल-पुथल की। लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा गेट मामले में नहीं माना शरीफ, ठहराया अयोग्य। नवाज ने दिया इस्तीफा, शाहिद खाकान अब्बासी होंगे अंतरिम प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया में विमान गिराने की आतंकी साजिश नाकाम, सिडनी से 4 गिरफ्तार। जर्मनी के हैम्बर्ग में जनरल स्टोर में खरीदारी कर रहे लोगों पर चाकू से हमला, यूएई मूल का हमलावर गिरफ्तार। अमेरिकी प्रतिबंधों पर आया रूस का कड़ा जवाब, मॉस्को ने वाशिंगटन से राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने को कहा। प्रतिनिधि सभा ने रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के खिलाफ पारित किए थे प्रतिबंध विधेयक। स्वास्थ्य देखभाल कानून को रद्द करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों पर फिरा पानी। सीनेट ने ओबामा केयर रद्द करने वाले विधेयक को किया खारिज। रिपब्लिकन के कई सांसदों ने भी बिल के विरोध में किया मतदान। और पाकिस्तान की पंचायत के तुगलकी फरमान ने इंसानियत को किया शर्मसार। रेप के बदले रेप का दिया आदेश। अभियुक्त ने सरेआम किया चचेरी बहन की इज्जत को तार-तार। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में दोषी करार देते हुए इस पद के लिए अयोग्य करार दिया, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ वैसे तो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वे अभी सीधे ये पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं। फिलहाल शाहिद खाकान अब्बासी को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया है। कानून की कलम ने पल भर में नवाज शरीफ को अर्श से फर्श पर ला खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन्हें प्रधानमंत्री से विलेन तो बनाया ही, साथ ही पाकिस्तान की सियासत में अस्थिरता के नए दौर को भी जन्म दे दिया। पनामा गेट मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद वे पीएम पद के लिए अयोग्य हुए तो उनका वारिस ढूंढा जाने लगा। कभी बेटी मरियम तो कभी भाई शहबाज शरीफ के नामों की चर्चा हुई। फिर शाहिद खाकान अब्बासी को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जब नेशनल असेंबली का चुनाव जीत जाएंगे तब अब्बासी उनके लिए कुर्सी खाली कर देंगे। मुझे कम से कम फख्र है अल्लाह के फजलो करम से इस बात पर कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किसी करप्शन की वजह से नहीं हुई। नवाज की धांधली तब सुर्खियों में आई जब पनामा लीक से जुड़ा मामला दुनिया के सामने आया। इसमें पता चला कि 8 ऑफशोर कंपनियों का लेन देन नवाज और उनके भाई शहबाज शरीफ के साथ है। चौंकाने वाले दस्तावेजों में नवाज की बेटी मरियम और बेटे हसन और हुसैन ऐसी कई कंपनियों के मालिक पाए गए। फिर तो विपक्ष, खासतौर से इमरान खान की पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नवाज ने सफाई दी और जांच के आदेश भी दिए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि नवाज ने संसद में गलत बयानी की है। अंतरिम प्रधानमंत्री बनाकर वो क्या दिखाना चाहते हैं? अपने भाई शहबाज शरीफ को सत्ता देना चाहते हैं, लेकिन वो भी तो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। 23 फरवरी 2017 को मामले की सुनवाई पूरी हो गई, पर कोई साफ नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद कोर्ट ने एक संयुक्त जांच टीम बनाने का फैसला किया। जेआईटी ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 21 को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 28 जुलाई को ऐतिहासिक फैसले में नवाज शरीफ को बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान में लोकतांत्रिक राजनीति पर दोबारा संकट मंडराने लगा है। बर्खास्तगी के साथ ही नवाज अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और सख्ती के बावजूद उत्तर कोरिया ने 1 महीने के भीतर दूसरी बार अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तानाशाह शासक किम जोंग उन ने कहा है कि पूरा अमेरिका उत्तर कोरिया की मिसाइलों की जद में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के इस कदम को बेहद लापरवाही भरा और खतरनाक बताया है। जापान के रक्षा मंत्री ने संयुक्त शांति रक्षा अभियानों से सेना के दस्तावेजों को छिपाने के आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया है, जिसे घोटालों से घिरी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार के लिए एक और झटका माना जा रहा है।
इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद परिसर के बाहर तैनात तमाम सुरक्षा उपायों को हटा लिया। मस्जिद परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे, रेलिंग तथा मचानों को भी हटा दिया गया। दरअसल इन सुरक्षा उपायों की तैनाती को लेकर फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच भीषण झड़प हुई थी। अल अक्सा मस्जिद पर लगे मेटल डिटेक्टर हटा लिए गए थे। इस जीत पर जश्न मना रहे प्रदर्शनकारियों और इजरायली सुरक्षा बलों की हिंसक झड़पों में दर्जनों जख्मी हो गए। माहौल को देखते हुए इजरायली प्रशासन ने मस्जिद के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करते हुए 50 साल से कम उम्र के लोगों पर अल अक्सा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमानों में रोष बढ़ता जा रहा था कि शाम होते सुरक्षा उपायों को उठा लेने का ऐलान हुआ तो करीब 10,000 मुस्लिम नमाज अदा करने मस्जिद पहुंच गए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हालात में सुधार हो जाएंगे। अल अक्सा मस्जिद परिसर में 2 हफ्ते पहले इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद से तनाव बना हुआ है। इस घटना के बाद इजरायल ने प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगा दिए थे, जिसे भेदभावपूर्ण बताते हुए फलस्तीनियों ने विरोध किया था। बाद में राजनयिक दबाव के चलते इजरायल ने गुरुवार को इन मेटल डिटेक्टर्स को हटा लिया था। बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। दोनों पक्षों को अपने तरीके बदलना चाहिए और आम लोगों की भावना को उकसाया नहीं जाना चाहिए। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम के 3 मुख्य पवित्र तीर्थ स्थलों में शामिल है। यहूदियों का भी ये पवित्र स्थल है जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है। वहीं फलस्तीन इस मस्जिद को अपनी संप्रभुता और आज़ादी का प्रतीक मानता है। इजराइल ने 1967 के युद्ध में यरूशलेम के साथ इस मस्जिद को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि उसके इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने विमान गिराने की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने बताया है कि साजिश नाकाम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। इसकी भनक लगते ही सिडनी एयरपोर्ट पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अमेरिका ने रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक भारी बहुमत से पास कर दिया है। प्रतिनिधि सभा में 419 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 3 ने इसके विरोध में वोट दिया। नए प्रतिबंध वाले प्रस्ताव में कहा गया है कि तीनों देशों का लड़ाकू रवैया दुनिया के लिए खतरनाक है। प्रतिबंध पर रूस और ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपने तरीके से जवाब देने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ बढ़ती निकटता शायद प्रतिनिधि सभा को रास नहीं आई। सभा ने रूस समेत उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर भारी बहुमत से मतदान किया। विधेयक के पक्ष में 419 जबकि सिर्फ 3 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। विधेयक का उद्देश्य रूस को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने और सीरिया और यूक्रेन में आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए दंडित करना है। ईरान पर आतंकवाद का लगातार साथ देने का आरोप लगाया गया है। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने से भी अमेरिका में भारी नाराजगी है। इसमें तीनों देशों के खतरनाक और लड़ाकू रवैये के कारण अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हितों को नुकसान पहुंचने की भी बात कही गई है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये तीनों अमेरिकी हितों को चुनौती देते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने पड़ोसियों को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस विधेयक से उत्तर कोरिया, ईरान और रूस द्वारा फैलाई जा रही अस्थिरता पर उन सभी की जवाबदेही तय की जा सकेगी। प्रतिबंध पर रूस और ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने इसे दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करने की संभावनाओं को बर्बाद करने की दिशा में बेहद गंभीर कदम बताया है। ईरान ने प्रतिबंध विधेयक को शत्रुतापूर्ण करार देते हुए अपने तरीके से जवाब देने की बात कही है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस तरह की बातों से रूस अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम इसका जवाब देंगे और संसद इस संबंध में उचित कदम उठाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के अलावा ट्रंप प्रशासन के 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया है, क्योंकि इसमें रूस पर लगे प्रतिबंधों में नरमी करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को भी कम करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस विधेयक को वीटो करने का भी विकल्प है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे उनका रूस की तरफ झुकाव का संकेत साफ होगा। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नए प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने वॉशिंगटन को अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करने को कहा है।
मॉस्को ने अमेरिका से अपने राजनयिकों और कर्मचारियों की संख्या 455 तक सीमित करने को कहा है। अमेरिकी राजनयिकों को मॉस्को समर हाउस और भंडारण सुविधा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। अमेरिका में किफायती स्वास्थ्य केयर योजना यानी कि ओबामा केयर जारी रहेगा। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा चलाई गई हेल्थ पॉलिसी ओबामा केयर को खत्म करने का प्रस्ताव सीनेट में पारित नहीं हो सका। सीनेट में विधेयक 43 के मुकाबले 57 मतों से गिर गया। विधेयक का गिरना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी काम न आई। उन्हीं की पार्टी के कई सांसदों ने ओबामा केयर को समाप्त करने वाले विधेयक का विरोध कर ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेनेट ने ओबामा केयर के नाम से जाने जाने वाले अफोर्डेबल हेल्थ केयर को निरस्त करने संबंधी विधेयक को खारिज कर दिया है। सेनेट में विधेयक 43 के मुकाबले 57 मतों से गिर गया। सेनेट में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के पास 52 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी दल डेमोक्रेट के 48 सदस्य। ओबामा केयर बिल को रद्द करने के लिए 50 वोट दरकार थे, लेकिन 9 रिपब्लिकन ने विद्रोह कर दिया। जॉन मैकेन, सुजान कोलिंस, लिसा मरकवस्की ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया। मेरे राज्य में इसे लेकर असंतोष की स्थिति है। मैं अपने राज्य के गवर्नर के साथ विचार करके निर्णय लूंगा, क्योंकि उन्होंने 3 अलग-अलग संशोधन पेश किए हैं। ट्रंप केयर की कठोर शर्तों के कारण इसका पूरे अमेरिका में सार्वजनिक स्तर पर भरपूर विरोध किया जा रहा था। इसका सीधा असर मध्य और निम्न मध्य वर्ग पर पड़ना था। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहल पर अमेरिका के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव किए गए थे। इसका मुख्य मकसद स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च में कमी लाना, कानूनी अधिकार के तहत स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाना और कम कीमत पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना था। बराक ओबामा ने मार्च 2013 में पेंशन प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी PPACA पर हस्ताक्षर किए थे। रिपब्लिकन का कहना है कि यह संघीय सरकार की अनावश्यक दखलंदाजी है। उनका कहना है कि इसमें प्रीमियम ज्यादा है, जबकि मरीजों के सामने विकल्प कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन्नरों को अमेरिकी सेना में सेवा देने से प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना में किन्नरों को भर्ती करने से चिकित्सीय दबाव बहुत बढ़ जाएगा। इस फैसले को लेकर ट्रंप को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। किन्नरों के लिए अमेरिकी सेना के दरवाजे अब बंद हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना को निर्णायक और अनिवार्य विजय पर केंद्रित होना चाहिए और ये किन्नरों के कारण बेशुमार चिकित्सा खर्च और बाधाओं का बोझ नहीं सह सकती। उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडरों को सेना के किसी भी स्तर पर भर्ती न करने का ये फैसला जनरलों और रक्षा विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चा के बाद लिया गया। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौजूदा सदस्यों को रखा जाएगा या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ काफी विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है। सेना की सेहत पर कोई असर न पड़े, इसका खास ध्यान रखा गया है। ट्रंप की इस घोषणा से पहले पिछले महीने अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने सेना में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती करने की योजना 6 महीने के लिए टाल दी थी। उन्होंने सेना के भीतर ट्रांसजेंडर कर्मियों की पहुंच के दायरे, इनसे सेना की तैयारी और मारक क्षमता पर पड़ने वाले असर जैसे मुद्दों के आधार पर इस योजना की समीक्षा करने की बात कही थी। एक अनुमान के मुताबिक 13 लाख सक्रिय सदस्यों वाली अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की संख्या 2500 से 7000 के बीच है। इस फैसले को लेकर ट्रंप को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कई लोगों ने इसे ट्रंप का भेदभावी फैसला बताया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से किन्नरों के अधिकारों से जुड़ा विवाद बढ़ा है। इसी साल फरवरी में ट्रंप प्रशासन ने किन्नर छात्रों को अपनी लैंगिक पहचान के आधार पर महिला या पुरुष शौचालय इस्तेमाल करने की सुविधा देने वाले संघीय निर्देश को रद्द कर दिए थे। पुरानी व्यवस्था के मुताबिक छात्रों को अपने जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज लैंगिक पहचान के आधार पर ही शौचालयों के इस्तेमाल की अनुमति है। ट्रंप प्रशासन का ये निर्णय पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के फैसले से उलट होगा। लंबे समय की मांग को पूरा करते हुए ओबामा ने किन्नरों को सैन्य सेवाओं में प्रवेश का मौका दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख जॉन केली को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। राइंस प्रीबस को इस पद से मुक्त कर दिया गया है।
प्रीबस पर लगातार पद से हटने का दबाव बना हुआ था, जब से उन पर ट्रंप के नए कम्युनिकेशन डायरेक्टर की नियुक्ति की सूचना लीक करने को लेकर उंगली उठी थी। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में शुक्रवार को एक हमलावर ने जर्मन सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावर की पहचान 26 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से यूएई का रहने वाला है। शरणार्थियों और मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए इटली लीबिया की समुद्री सीमा में अगस्त से जहाज तैनात करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए इटली ने लीबिया के प्रधानमंत्री से सहयोग की अपील की है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि त्रिपोली की सरकार इसका समर्थन करेगी या नहीं। समुद्र की लहरों पर हिचकोले खाती नाव के अंदर गुप अंधेरा है। बाहर उगते सूरज की किरणें हौसला बढ़ा रही हैं कि मंजिल दूर नहीं है, लेकिन ठसाठस इंसानों से भरी नाव मझधार में पहुंचकर नीले पानी के उफनती लहरों के सामना नहीं कर पाई। अफ्रीकी देशों के 160 शरणार्थियों का यह काफिला लीबियाई तट पर पहुंचा ही था, जहां दम घुटने और नाव को छेदती पानी की तेज धाराओं ने करीब 13 जिंदगियां ले ली। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। लेकिन भला हो, पूरी नाव समुद्र की भेंट चढ़ जाती उससे पहले कि बचाव दल वहां पहुंच गया और करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पानी अंदर आ रहा था, हम लोग उसे निकाल रहे थे, लेकिन अंदर इतनी भीड़ थी कि पानी से निपट पाना मुश्किल था। घबराकर कई पानी में कूद गए। समुद्र में शरणार्थियों के समा जाने का यह हादसा एक बानगी भर है। 2014 से अब तक 6 लाख शरणार्थी समुद्र के जरिए इटली पहुंचे हैं। इनमें ज्यादातर ने लीबिया का रास्ता चुना, जिनमें कई की नाव पानी में डूबते डूबते बची या डूब गई। शरणार्थियों और मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए इटली लीबिया के समुद्री सीमा में अगस्त से जहाज तैनात करने पर विचार कर रहा है। इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी ने लीबिया के प्रधानमंत्री फैज अल सिराज से लीबियाई सरजमीन से हो रही मानव तस्करी को रोकने के लिए समर्थन मांगा था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि त्रिपोली सरकार इसका समर्थन करेगी या नहीं। 2011 में लीबिया के शासक मोअम्मर गद्दाफी को सत्ता से हटाए जाने का फायदा उठाकर बहुत से विद्रोही संगठनों के अलावा मानव तस्करों का नेटवर्क यहाँ जड़ें जमा चुका है। इस बीच यूरोपीय आयोग ने ग्रीस में फंसे शरणार्थियों की मदद के लिए 209 मिलियन यूरो की मदद का ऐलान किया है। पिछले साल कई यूरोपीय देशों द्वारा अपनी सीमाएं बंद किए जाने के बाद 62,000 शरणार्थी ग्रीस में फंसे हुए हैं। उनके लिए 24,000 किराए का घर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवासियों को खाद्य, विद्यालय और परिवहन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए प्रीपेड कार्ड दिए जाएंगे। अफ्रीकी देश माली में जर्मन सेना का एक हेलीकॉप्टर गिर गया, जिसमें 2 जर्मन पायलट मारे गए। इसके कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। ये जर्मन सैनिक माली में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन में हिस्सा ले रहे थे। शुरुआती जांच में इस पर हमला किए जाने का कोई संकेत नहीं मिलता है। कांगो के पूर्वी शहर बुकावू में जेल तोड़कर 20 कैदी फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने जेल के अंदर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद कैदी फरार होने में सफल हो गए। घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। कांगो में मई से जेल तोड़कर भागने की ये 6ठी घटना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक गांव की पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए रेप के बदले रेप का आदेश दे दिया। दरअसल पीड़ित लड़की के भाई पर नाबालिग से रेप करने का आरोप था। जब ये मामला पंचायत के सामने गया तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये फरमान सुनाया गया। बिखरे मलबे, टूटी फूटी मिट्टी के दीवारों पर बड़े छप्पर, इंसानी आशियानों के बीच सलीके से बंधे मवेशी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये इंसानों की बस्ती नहीं है। यहाँ इंसान जरूर बसते हैं, लेकिन उनके करतूत इंसान तो क्या, भेड़ बकरियों को भी शर्मसार कर दें। ये पाकिस्तान के मुल्तान का वो गांव है जहां की पंचायत ने एक दिल दहला देने वाला फरमान सुनाया है। पंचायत ने रेप के बदले रेप का आदेश दिया है। बलात्कार आरोपी की बहन को लोगों के सामने पेश होने के लिए कहा गया, जिसके बाद उसके माता पिता और सभी लोगों की मौजूदगी में उसका रेप किया गया। पुलिस की माने तो पीड़ित लड़कियों के परिवार आपस में रिश्तेदार हैं और दोनों ने मिलकर यह आदेश दिया। इसी महीने की 18 तारीख को एक व्यक्ति ने जिरगा से
गुहार लगाई थी कि उसकी 12 साल की छोटी बहन का बलात्कार उसके चचेरे भाई ने किया है। जिरगा ने सजा सुनाई कि शिकायतकर्ता अभियुक्त की बहन के साथ रेप करे, लिहाजा उसने सबके सामने चचेरी बहन की इज्जत को तार-तार कर दिया। बाद में दोनों लड़कियों की माओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि भी हुई। पहली लड़की की उम्र 12 से 14 के बीच है, जबकि दूसरी लड़की 16 से 17 साल की है। मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन छोटी लड़की के साथ बलात्कार का अभियुक्त अब भी फरार है। एएसपी से लेके डीएसपी और एसएचओ और एएसआई सबको मैंने सस्पेंड किया है ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए, और इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, ये मेरा आपसे वादा। पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में आपसी विवादों को निपटारा करने के लिए गांव के बड़े बूढ़े पंचायत बनाते हैं। हालांकि इन गैर कानूनी पंचायतों और जिरगा के बीते सालों में ऑनर किलिंग और बदले के लिए बलात्कार की सजा सुनाने जैसे फरमानों के लिए इनकी कड़ी आलोचना भी हुई है। साल 2002 में एक जिरगा ने 28 साल की मुख्तार माई के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा सुनाई थी। मुख्तार माई के 12 साल के भाई पर अपने से अधिक उम्र की एक महिला के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। मुख्तार माई ने अदालत से गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। पाकिस्तान में बलात्कार पीड़ितों को भेदभाव की नजर से देखा जाता है और उनका ये कदम साहस का प्रतीक बन गया। इराक में तबाही मचाने वाले खूंखार आतंकी संगठन आईएस का मोसुल से खात्मा हो गया है। सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हर तरफ बिखरे पड़े मलबे और जंग की भेंट चढ़ गए बुनियादी ढांचों के चलते ये शहर अभी भी लोगों के रहने के लायक नहीं हुआ है। सेना दिन रात मेहनत करके शहर को फिर से आबाद करने की कोशिश कर रही है। इस बीच शहर के बाहर शिविरों में पड़े बाशिंदों को घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है। कभी अपने आशियानों में आराम से जीवन बसर करते थे, अब तपते शिविरों में सुबह शाम किसी तरह जिंदगी कट रही है। 2014 में जब आईएस के दरिंदों का मोसुल पर कहर टूटा तो ये भी उसके जद में आए। आतंक के थपेड़ों का मुकाबला करते हुए जिंदगी को किसी तरह पटरी पर ले आए थे। जैसे तैसे जीवन की गाड़ी खींचनी भी शुरू हो गई थी। तभी सेना ने इन्हें आईएस के चंगुल से निकालने का फैसला किया। दोनों तरफ से महीनों तक चली जंग की चक्की में सबसे ज्यादा यही पिसते रहे। आईएस के आतंकी इन्हें मानव ढाल बनाकर सेना के हमलों से बचने की कोशिश करते रहे। बहरहाल सेना ने किसी तरह से अधिकतर लोगों को सुरक्षित निकालते हुए मोसुल पर फतेह का झंडा गाड़ दिया। अब ये लोग शहर के हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें मौसम की मार से लेकर बुनियादी जरूरतों तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सलामिया शिविर में करीब 2000 परिवार अच्छे दिन आने की बाट जोड़ रहे हैं। करीब 3 साल तक आईएस के कठोर शासन से मुक्ति मिलने पर ये खुश तो हैं, लेकिन खेमों में बीत रही बेतरतीब जिंदगी और भविष्य की चिंताएं इन्हें परेशान कर रही हैं। हमारे घरों को नष्ट कर दिया गया, सब कुछ चोरी हो गया। इस शिविर में जीवन बहुत मुश्किल है। मोसुल की लड़ाई के आखिरी और निर्णायक दिन इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिशों से भरे हुए थे। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ हथियारबंद बुलडोजर टूटे घरों और इमारतों के मलबों को जमा कर रहे हैं। इस कोशिश में न जाने कितनी ही लाशें मलबे के साथ पिस गई। इन मृतकों की कभी शिनाख्त नहीं हो पाएगी। मलबों में तब्दील हुए शहर में सेना पुनर्वास की कोशिश में जुटी है। फिर भी अपने घरों को छोड़ गए 10 लाख से ज्यादा लोगों की वापसी इतनी जल्दी संभव नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले जॉर्ज वेलेंटिन प्रतियोगिता से पहले पेरिस ओपेरा और बोल्शोई की बेहतरीन जुगलबंदी के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।